नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वीडियो गुरु क्लास में। आज का टॉपिक है अपना मॉनेटरी पॉलिसी। बैक टू बैक एक करके हम डिटेल में हर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और आज भी डिस्कस करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति को मैंने कई पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। स्टार्टिंग करेंगे डेफिनेशन से, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी which is prepared by central bank of a country basically to control the money flow in a market। मौद्रिक नीति वह नीति होती है जो कि एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उस देश के बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी फ्लो इन अ मार्केट। अब आरबीआई की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज समझ में आने वाली है कि आरबीआई मनी फ्लो को कंट्रोल करता कैसे है। अब देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं उससे भी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड का मतलब क्या होता है। पॉलिसी का मतलब क्या है सर? पॉलिसी का मतलब होता है नीति। नीति का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रूल। अक्सर हमने सुना होगा लोगों ने से कहते हुए कि मेरे नीति नियमों को फॉलो करना। पापा ने बोला ना, फादर ने अक्सर बोला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नीति नियमों को फॉलो करना, अदरवाइज मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर जो मॉनेटरी बात की गई, मॉनेटरी मतलब मुद्रा की बात की जा रही है, यहां पर मनी की मेरे दोस्तों बात की जा रही है। इसका मतलब यहां जो रूल बन रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं? यहां पर जो रूल बन रहे हैं मुद्रा के कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं, मुद्रा के संदर्भ में बन रहे हैं, मुद्रा से रिलेटेड बन रहे हैं, मतलब मनी से रिलेटेड यहां पर बन रहे। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं तो मनी का यहां पर मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी यहां पर बात की जाती है। फ्लो ऑफ मनी का मतलब होता है मुद्रा का प्रवाह। अब यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी मतलब हो गया फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी के लिए क्या बन रहे हैं यहां पर? रूल्स। फ्लो ऑफ मनी के लिए यहां पर क्या बन रहे हैं? रूल्स। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जो कि एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उस देश के बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी डेफिनेशन को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में दिया है, या कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल को यूज किया जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट होती है उन्हें डिसाइड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में फिर दोबारा कह देता हूं कि मौद्रिक नीति वह नीति होती है जो कि आरबीआई के द्वारा बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। अब समझिएगा कैसे। एक चीज देखिएगा, अगर बाजार में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ मनी की अगर हम बात करते हैं, अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा सर? जब बाजार में पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होने का मतलब क्या है? पैसा होने का मतलब यहां पर यह है कि लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा। अब जब लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा तो मार्केट में क्या होगा सर? लोगों की डिमांड भी क्या होगी सर? बढ़ जाएगी। बड़े गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मार्केट में जो फ्लो है मनी का वो बढ़ जाएगा। क्या होगा इसका मतलब कि सर लोगों के पास जो पैसा है वो ज्यादा पहुंचेगा। पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो मतलब उनके पास जो डिमांड होगी, जो उनकी मांग होगी वो भी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही मांग बढ़ेगी बाजार में तो क्या सप्लाई भी उसी रेशियो में बढ़ेगी? उतनी स्पीड से सप्लाई बढ़ रही है? नहीं दोस्त, उतनी स्पीड से सप्लाई नहीं बढ़ रही। इस केस में क्या होता है, जब कभी भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने लगती है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने लगती है तो मेरे दोस्तों समझिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और जब प्राइस बढ़ने लगता है वस्तुओं का, सेवाओं का, तो उस केस में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अभी मार्केट में खरीदने वाले 100 हैं और मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, वो कम है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सर इस व्यक्ति के द्वारा जो बेचा जा रहा है वो उसके यहां पर रेट हाई कर देगा और मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का भी उपयोग करता है। आएंगे कि करके डिटेल में यहां पर समझते हैं। बेसिकली आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल बनाए रखा है। उन 2 टूल के माध्यम से यहां पर कह सकते हैं कि बाजार में स्थिरता लाई जाती है। टूल्स की बात करते तो यहां पर 2 टूल रहे, एक डायरेक्ट टूल और एक इनडायरेक्ट टूल। आते हैं 1 बाय 1 यहां पर सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। इसको मैं यहां पर बाइफरकेट करता हूं डायरेक्ट टूल में, इनडायरेक्ट टूल में। डायरेक्ट टूल में आते हैं सीआरआर, एसएलआर और रीफाइनेंस फैसिलिटी। इनडायरेक्ट टूल में रहे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम।
अब यहां पर मैं इस वाले जो क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके साथ डायरेक्ट टूल डिस्कस करूंगा, कैसे आरबीआई डायरेक्ट टूल के माध्यम से बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसकी एप्लीकेशन समझेंगे, कैसे इसे अप्लाई करके मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम यहां पर कैश रिजर्व रेशियो से। व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सीआरआर? सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सीआरआर समझने से पहले एक टर्म आता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या मतलब होता है एनडीटीएल का? एनडीटीएल की फुल फॉर्म रही नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दूसरा टर्म, एक टर्म आता है यहां पर असेट्स, जैसे हम असेट संपत्ति बोलते हैं। एक टर्म आता है यहां पर लायबिलिटी, जिसे हम दायित्व बोलते हैं। एक एक करके आते हैं और यहां पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एनडीटीएल, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ असेट, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी दोनों बहुत बड़े शब्द हैं। अब जो मैं लैंग्वेज आपको बता रहा हूं उसको समझेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, असेट मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फिक्स असेट, करंट असेट, लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, ब्ला 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 ब्ला। थोड़ी देर के लिए उसे साइड में रख दीजिए। दो शब्द जो मैं बोलूंगा सिर्फ उसी को समझना है, वही पूरे सेशन में या एट द एंड तक, बिल्कुल बोल सकते हैं एंड तक, जब तक हम बैंकिंग पढ़ेंगे तब तक यही डेफिनेशन याद रखनी। असेट मतलब जो मेरा है, वो कहीं भी हो जो मेरा है ना, वो मेरी असेट है। लायबिलिटी मतलब जो मेरा नहीं है और मेरे पास है, वो मेरी लायबिलिटी है। इन शब्दों पे गौर करिएगा। मैं बैंक के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर समझा रहा हूं कैसे। यहां पर मैं बात करता हूं बैंक की। मैंने आपको बताया था कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक वह वित्तीय संस्था है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आगे इसी डिपॉजिट को वो लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। क्या करता है बैंक? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और इसी डिपॉजिट को आगे लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। असेट मतलब जो मेरा है, कहीं भी हो वो मेरा है, वो मेरी असेट है। और जो मेरा नहीं है, मेरे पास है, मुझे देना है किसी को, वो मेरी लायबिलिटी है। बैंक के लिए ये डिपॉजिट क्या है? सर ये डिपॉजिट वाला पैसा बैंक का है? नहीं मेरे दोस्त, ये किसका है? इस व्यक्ति का है। इस व्यक्ति को ये लौटाना है, तो ये अमाउंट बैंक के लिए क्या होता है? सर ये बैंक के लिए होती है लायबिलिटी। समझ रहे होंगे ना? समझिए, आप खुद पर सोचिएगा। ऐसी कोई चीज जो आपके पास है और आपको देनी है, वापस करनी है, वो आपकी क्या है? वो आपकी संपत्ति है? नहीं दोस्त, वो आपकी क्या है? वो आपकी लायबिलिटी है। समझ रहे होंगे ना हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त आया मेरे पास, कहता है भाई मुझे तेरी बाइक चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जा दोस्त जी ले अपनी जिंदगी। मैंने उसको दे दी वो बाइक। वो उस दोस्त के लिए क्या है? वो उस दोस्त के लिए क्या है? लायबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे शाम को वो आएगा मेरे पास और मेरी बाइक को मेरे पास लौटा कर जाएगा। मैंने बाइक कहा है, कुछ और शब्द नहीं कहा। अब यहां पर बात करते हैं बैंक की। बैंक ने यहां पर लोन के रूप में प्रोवाइड किया। अब लोन वाला पैसा किसका है? सर लोन वाला पैसा किसका है? सर ये बैंक का है। तो बैंक के लिए क्या है? ये बैंक के लिए असेट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पैसा बैंक का है, इन फ्यूचर उसे रिफंड होना है, वो उसके लिए असेट कहलाती है। असेट क्लियर हो गया, लायबिलिटी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एग्जैक्टली इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मतलब ये सिर्फ है कि एनडीटीएल को समझना। एनडीटीएल समझने से पहले मैंने एक टर्म आपको समझाया था कासा, और एक टर्म समझाया था मैंने आपको राफा। टोटल डिपॉजिट, टोटल जो डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट किस टर्म में होगा? सर वो कासा में होगा और वो राफा में होगा। मतलब सर यहां पर कह सकते हैं कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट, इन सभी का टोटल माइनस लायबिलिटी। अब लायबिलिटी यहां पर क्या होगी? लायबिलिटी मतलब होगा कि इसमें जो पैसा आया वो तो डिपॉजिट के तौर पर हमारे पास रखा हुआ है। अब एक बैंक में पूरे दिन में पैसा डिपॉजिट के तौर पर आता है? सर बिल्कुल आता है। समझना, मैं यहां पर एनडीटीएल का मतलब क्या समझाने चाह रहा हूं। एनडीटीएल का मतलब सिंपल ये है, फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, मैं दुकान पे बैठा हुआ हूं बिल्कुल लाला जी की तरीके से। दुकान पे बैठा, दुकान का गल्ला मैंने मान लिया एक बैंक की तिजोरी है, गल्ला। अब उस गल्ले में कुछ पैसे रखे होंगे सुबह सुबह। सर बिल्कुल कुछ ना कुछ पैसे रखे होंगे। मानकर चलते 1000 रुपए उसमें रखे थे। सर 1000 रुपए उस गल्ले में रखे हुए थे। कुछ पैसे आएंगे वहां पर, उस गल्ले में कुछ ना कुछ भैया सामान वामान बिका होगा, कुछ ना कुछ पैसा आएगा। सर 500 रुपए उसमें आ गया होगा।
अब सर लेबर वेबर लगी होगी सर, उसमें से कुछ पैसा हमने लौटा दिया होगा सर, बिल्कुल, कुछ उसमें से गल्ले में से निकाल के दे भी दिया होगा, तो यहां पर 200 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास बचे कितने सर, ये 1300 रुपए बचे, उस दुकानदार की ये एनडीटीएल है। सर अभी भी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मैं घर पर बैठा हुआ था और मैं जैसे ही था निकला कि यार चलो एक काम करते हैं, स्टूडेंट लाइफ बताता हूं। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला था, मेरे फादर कहते हैं अरे बेटा एक बात बता कि कुछ पैसे वैसे हैं। मैं मुस्कुरा, मैंने कहा ना पापा बिल्कुल कुछ भी पैसे नहीं है, रखे थे थोड़े, फिर भी कहा नहीं कुछ भी नहीं है। मेरे वॉलेट में पड़े हुए थे 1000 रुपीज, मेरे फादर ने मेरे को दिए 500 रुपीज, और कितने हो गए 1500 रुपए। मैं दोस्तों के साथ बैठा, थोड़ा बहुत घूमे फिरे आराम से, और वहां पर मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए। मेरे पास बचे कितने 1300 रुपए, 1000 थे, 500 रुपए मिले और 200 रुपए खर्च कर दिए, मिले कितने, बचे कितने, ये मेरे हो गए 1300 रुपए बचे। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास मेरे वॉलेट में कितने रुपए बचते हैं 1300 रुपए, ये मेरी एनडीटीएल है। बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बैंक के पास कुछ बैलेंस होगा, सुबह बैंक ओपन हुआ, लेमिट में समझिए कि बहुत सिंपल शब्दों में, बैंक में पैसा डिपॉजिट के तौर पर आया, सर बिल्कुल डिपॉजिट के तौर पर आया, कुछ विड्रॉल के तौर पर भी चला गया, लायबिलिटी निकल गई उनकी। अब जो एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस बचता है, दिस इज कॉल्ड दी एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है टोटल ऑफ डिपॉजिट। टोटल ऑफ डिपॉजिट मतलब हो गया करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, सभी का टोटल माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी में आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, लायबिलिटी में आप विड्रॉल भी यहां पर कह सकते हैं। आई होप सो गाइस सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं यहां पर, क्या मतलब है इसका। सीआरआर की डेफिनेशन है कि सीआरआर वो अमाउंट होता है, सीआरआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल। यह एनडीटीएल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल शब्दों में समझिएगा, सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि प्रत्येक बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वित्तीय संस्थाओं को आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, और ये कैलकुलेट किस पे होता है सर, एनडीटीएल पे कैलकुलेट होता है। एनडीटीएल मानकर चलते हैं यहां पर 1000 करोड़ रुपए है किसी बैंक की, एसबीआई का एग्जांपल ले लीजिए, तो एसबीआई को सीआरआर कितना मेंटेन करना पड़ेगा सर, एसबीआई को सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा यहां पर 4% 40 करोड़ रुपए। तो ये 40 करोड़ रुपए कहां पर चले जाएंगे सर, ये 40 करोड़ रुपए आरबीआई के पास चले जाएंगे। इसके पास जो अवेलेबल अमाउंट बचेगा वो 960 करोड़ रुपए बचेगा। तो सीआरआर इज अमाउंट ऑफ फंड, मेरे बात गौर से सुनिएगा, CRR is amount of fund. CRR is amount of fund that a bank have to keep with RBI. CRR वो अमाउंट होता है, CRR वो अमाउंट होता है जो कि प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर, या यूं कह सकते हैं नगद में रखना पड़ता है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद यहां एक केस स्टडी लाऊंगा और उसको और डिटेल में समझेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि CRR वो अमाउंट होता है कि जिसे कि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है रिजर्व के तौर पर, यही तो हमने डिस्कस किया था। और ये कैलकुलेट किसके बेसिस पे होता है, एनडीटीएल के बेसिस पे। माना था कि एनडीटीएल कितनी है 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ का 4% आप निकालते हैं तो बनता है 40 करोड़ रुपए। ये किसके पास चला गया, ये चला गया आरबीआई के पास, और बचता कितना अवेलेबल अमाउंट 960 करोड़ रुपए। पहला पॉइंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। पॉइंट नंबर 2, कितना परसेंट चल रहा है अभी, 4% चल रहा है। क्या ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, इट इज मैंडेटरी। हर किसी बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, हर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो बैंक ने यहां पर अपनी एनडीटीएल बताई, मेरी 1000 करोड़ रुपए, तुरंत इसका 4% इन्हें देना पड़ेगा किसके पास, आरबीआई के पास, और ये आरबीआई के पास जाता है, कैलकुलेट किस पर होता है, एनडीटीएल पे। यही फर्स्ट पॉइंट लिखा है, शेयर ऑफ द एनडीटीएल, शेयर ऑफ एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई। मस्ट मतलब यहां पर हो गया इट इज मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है। दोबारा समझेंगे, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई इन कैश। मतलब कहने का सिर्फ इतना है, CRR इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ कॉमर्शियल बैंक that banks have to keep with RBI in cash। उसे आरबीआई के पास नगद में मेंटेन करना पड़ता है, नगद में रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह सभी बैंक्स और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होता है। इट हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या मतलब है इसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का। जब कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की बात होती है तो यहां पर जो इसका रेट है उसी की बात की जाती है।
यहां पर अमाउंट की बात नहीं की जाती। बड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर, जब मैं बच्चों से सवाल पूछता हूं, एस्पायरेंट से सवाल पूछता हूं, तो उनका आंसर आता है सर अमाउंट की मतलब लिमिट नहीं है, यहां पर कितना भी मेंटेन किया जा सकता है। अमाउंट का नहीं, यहां पर रेट का मतलब है कि जो 4% है इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आरबीआई से जीरो भी कर सकता है और आरबीआई से 100% भी कर सकता है। तो मतलब सीआरआर का कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है और सीआरआर की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि ये बैंक्स हैं, ये जो 40 करोड़ दे रहे हैं, क्या बदले में इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? मेरे दोस्त, क्या कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? नो, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। सिंपल शब्दों में लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट बाय आरबीआई। इस अमाउंट पर आरबीआई के द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मेंशन्ड इन आरबीआई एक्ट 1984 सेक्शन 42 सबसेक्शन 1। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब है इस वाले पॉइंट का कि जो सीआरआर है, जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, इट इज मेंशन्ड या इट इज डिफाइंड इन आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सबसेक्शन 1। यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) में इसका उल्लेख किया गया है। फिर दोबारा सुनिएगा, किस एक्ट में है? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 की किस धारा में है, किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में इसे डिफाइन किया गया है। तो यहां पर हिंदी में भी मेंशन है और यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन है। आई होप सो सारे तरीके से आपके क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सीआरआर। अब यहां पर आते हैं और एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं। अभी तक जितने पॉइंट समझे वो एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, जिससे कि हम आगे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसे समझेंगे। आते हैं केस स्टडी के माध्यम से वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। किरदार को समझिएगा। सीआरआर मेंटेन कराना है बैंक से, किसके पास? आरबीआई के पास। बैंक्स इस सीआरआर को कैलकुलेट किस पर करता है? एनडीटीएल पर। हमारे एग्जाम्पल पर हमने मान लिया यहां पर एनडीटीएल है 1000 करोड़ रुपए। अब यहां पर सीआरआर चल कितना रहा है? 4%। तो कितना चला गया बैंक्स के पास? सर 40 करोड़ रुपए बैंक्स के पास चला गया। अवेलेबल अमाउंट, बैंक्स का मतलब आरबीआई के पास चला गया। अवेलेबल अमाउंट यहां पर कितना बचता है? सर अवेलेबल अमाउंट बचता है यहां पर 960 करोड़ रुपए। ये अपना नॉर्मल जो एट प्रेजेंट कंडीशन चल रही वो है। अब आते हैं यहां पर केस 1 पे। केस 1 क्या कहता है? माना आरबीआई ने जो सीआरआर की रेट है उसे इंक्रीज कर दिया है और ये 6% कर दी है। गौर से सुनिएगा, आरबीआई ने जो सीआरआर की रेट है उसे इंक्रीज कर दिया और ये 6% कर दी है। कंडीशन सेम, मेंटेन किसको करना है? बैंक को। किसके पास करना है? आरबीआई के पास। कैलकुलेट किस पर होगा? सर एनडीटीएल पे कैलकुलेट होगा। एनडीटीएल कितना है? मान लेते हैं वही अपना 1000 करोड़ रुपए है। अब यहां पर कितना मेंटेन करना पड़ेगा? अब सर यहां पर हमें मेंटेन करना पड़ेगा 60 करोड़ रुपए। अवेलेबल अमाउंट कितना बचता है? 940 करोड़ रुपए। पहले कितना बच रहा था अवेलेबल अमाउंट? 960 करोड़ रुपए। अब अवेलेबल अमाउंट कितना बच रहा है सर? यहां पर 940 करोड़ रुपए। सर क्या हुआ? सर यहां पर देखिए, इस कंडीशन को बड़े गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। सीआरआर की रेट इंक्रीज करने पर, सीआरआर की रेट इंक्रीज करने पर जो अवेलेबल अमाउंट है बैंक्स के पास वो क्या हो रहा है? अवेलेबल अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगा, बड़े गौर से सुनना। सीआरआर की रेट इंक्रीज की है यहां पर। सीआरआर की रेट इंक्रीज करने पर बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट क्या होगा? सर कम होगा। अगर सर अवेलेबल अमाउंट कम होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा, तो आगे वो मार्केट में जो पैसा होगा, वो जो फ्लो ऑफ मनी की हम बात करते हैं वो क्या होगा? सर मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा? सर कम हो जाएगा। सर कम कैसे होगा? जब सीआरआर की दर को बढ़ा दोगे। सीआरआर की दर बढ़ा दी। सर सीआरआर की दर कैसे थी? सर पहले 4% थी, तो बैंकों के पास 960 करोड़ रुपए बच रहे थे। दोस्तों मेरी जरा ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब सीआरआर की रेट 4% थी तो बैंकों के पास 960 करोड़ रुपए बच रहे थे। आरबीआई ने कहा 4% नहीं मेरे दोस्त, अब तुम्हें 6% हमें देना पड़ेगा, मतलब कि 60 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो बचेगा कितना तुम्हारे पास? 940 करोड़ रुपए।
तो 20 करोड़ रुपए मार्केट में नहीं जा पाएंगे। वो 20 करोड़ रुपए कहां चले जाएंगे? वो 20 करोड़ रुपए चले जाएंगे आरबीआई के पास। तो मार्केट में कितने रुपए की कमी आई सर? 20 करोड़ रुपए की कमी आई। किस वजह से कमी आई सर? सर कमी इस वजह से आई कि आरबीआई ने सीआरआर की रेट बढ़ा दी थी। तो सीआरआर की रेट बढ़ने पर बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, जिससे फ्लो ऑफ मनी की बात करते हैं या मनी फ्लो की बात करते हैं, वो क्या होता है? कम हो जाता है। जब अवेलेबल अमाउंट कम बचेगा तो आगे लोन के रूप में पैसा कम दिया जाएगा। जब लोन के रूप में पैसा कम दिया जाएगा तो लोगों के पास जो पैसा है वो कम पहुंचेगा, और लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में मनी का फ्लो डाउन हो जाएगा। ये रहा अपना केस 1। अब आते हैं यहां पर केस 2 पे। केस 2 जस्ट इसका रिवर्स करते हैं। कंडीशन वही, सीआरआर की रेट मेंटेन कौन करेगा? बैंक करेगा। किसके पास करेगा? आरबीआई के पास करेगा। कैलकुलेट किस पे होगा? ये एनडीटीएल पे कैलकुलेट होगा। एनडीटीएल अपनी कितनी मानी? 1000 करोड़ रुपए हमने यहां पर मानी। इस केस में हमने क्या किया कि सीआरआर की रेट को हमने कर दिया है 2%। मतलब सीआरआर की रेट को हमने यहां पर घटाकर 4% से क्या कर दिया? 2% कर दिया, 2% कर दिया। अब 2% करने पर यहां कितना मेंटेन करना पड़ेगा सर? 20 करोड़ रुपए। अब अवेलेबल अमाउंट कितना बचा सर? अवेलेबल अमाउंट बचता है 980 करोड़ रुपए। इस केस से जरा यहां पर कंपैरिजन करिए। सीआरआर की रेट रिड्यूस करी आरबीआई ने, तो व्यक्ति के पास, व्यक्ति से मतलब यहां पर मेरा है बैंक से, बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो कितना हुआ? क्या हो गया सर? वो इंक्रीज हो गया। क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी सीआरआर की रेट में कमी की जाती है, सीआरआर की रेट में कमी की जाती है, तो बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट होता है 960 था 980 हो गया, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जब सीआरआर की रेट में कमी करने पर अवेलेबल अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बैंकों के पास भैया पैसा ज्यादा हो जाएगा। एसबीआई भी हंस रहा है, पीएनबी भी हंस रहा है, देना बैंक भी हंस रहा है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त देख, अपने पास पैसा ज्यादा आ गया। और पैसा ज्यादा आ गया तो देखो बाहर खड़े हुए लोग भी हंस रहे, अरे भैया इनके पास पैसा ज्यादा आ गया तो अपने पास भी पैसा ज्यादा आएगा। मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। ज्यादा आने का मतलब है कि अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो आगे मार्केट में भी पैसा देंगे, और मार्केट में पैसा देंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने का मतलब यहां पर कहने का सिंपल शब्दों में यह है कि लोगों के पास पैसा पहुंचने लगेगा तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, और फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ती रहेगी। सिंपल से शब्दों में फिर दोबारा एक ऑर्डर में आते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो, फिर दोबारा ऑर्डर में आते हैं कि सीआरआर की रेट बढ़ने पर बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट कम होता है। सीआरआर की रेट बढ़ने पर बैंकों के पास 960 करोड़ थे, 940 करोड़ रह गए, मतलब अवेलेबल अमाउंट कम हो गया। अवेलेबल अमाउंट कम होगा तो मार्केट में पैसा कम जा पाएगा, मतलब फ्लो ऑफ मनी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। सीआरआर की रेट में कमी कर दी, 4% से 2% पर ले आए, और 2% लाने पर क्या हुआ? बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट 960 से बढ़कर 980 करोड़ रुपए हो गया। अवेलेबल अमाउंट क्या हुआ? बढ़ गया। अवेलेबल अमाउंट बढ़ गया तो मार्केट में मनी का फ्लो भी क्या होगा मेरे दोस्त? बढ़ जाएगा। और मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ने का मतलब कह सकते हैं कि ये उस केस में होता है जिस केस में लोगों की डिमांड हमें इंक्रीज करनी होती है। बट मैं अभी यहां पर ज्यादा डिटेल में लोगों की डिमांड तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इन्फ्लेशन में लिंक करेंगे। अभी जो मुझे पार्ट 1 तक जाना है, मतलब कि एक स्टेप लेना, वो स्टेप यहां पर यह है कि सीआरआर का मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा है। मुझे यहां पर संबंध बनाने हैं, संबंध आपके साथ बनाने हैं और यहां पर इसका संबंध बताना है। तो सीआरआर का जो मनी फ्लो से रिलेशन है मेरे दोस्त, गौर से देखिएगा, सीआरआर का जो मनी फ्लो से रिलेशन है बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट मतलब सर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब सर बिल्कुल इनवर्स है। मतलब एक को बढ़ाइए दूसरा कम ही होगा, एक को कम करिए दूसरा बढ़ जाएगा। आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा अगर एग्जाम में सवाल आता है। If RBI decide to increase the percentage of CRR, अगर RBI डिसाइड करती है कि CRR को दर को बढ़ा दिया जाए तो बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में मुद्रा का प्रभाव कम हो जाएगा। If RBI decide to decrease the CRR, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कह सकते हैं मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। सिंपल शब्दों में यहां पर मैं इसे कंप्लीट करता हूं CRR पार्ट को, कि CRR और जो मनी फ्लो है उसके बीच में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है। सीआरआर बढ़ाने पर मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है और सीआरआर कम करने पर मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है। अभी हमने सीआरआर समझा। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, और एसएलआर वो अमाउंट होता है जो कि बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। जैसे कि सिंपल शब्दों में मैं अपनी ही बात करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल छोटू मैं ही हूं, मेरे से फादर ने कहा अरे बेटा एक काम करो कि अपनी सैलरी का कुछ सर्टेन पार्ट मेरे को दे दो, इन फ्यूचर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको भैया रिजॉल्व किया जा सकेगा इस अमाउंट को यूटिलाइज करके। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लीजिए पापा जी लीजिए अपनी जिंदगी। तो मैंने उनको कुछ सर्टेन अमाउंट अपनी सैलरी का दे दिया, उसको मैंने यहां पर मेंटेन करना स्टार्ट किया। कुछ अमाउंट मैं अपने पास भी तो रखूंगा अपने वॉलेट में,
कि इन फ्यूचर मेरे को भी तो कभी दिक्कत आ जाए। याद करिए वो दिन हम कुछ पैसे अपने पास वॉलेट में भी रखते थे, क्यों? क्योंकि हमें अपनी पर्सनल भी भैया चीजें देखनी पड़ती हैं। इन फ्यूचर कभी परेशानी आई तो पहले उस अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे जो अपने पास रिजर्व के तौर पर होगा, देन फिर फादर के पास जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट आरबीआई का और बैंक्स का चलता है कि बैंक से कहा जाता है कुछ फंड अपने पास भी रिजर्व के तौर पर मेंटेन करो। आरबीआई के पास तो कुछ अमाउंट आप रिजर्व के तौर पर मेंटेन कर रहे हैं, कुछ फंड अपने पास भी मेंटेन करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पहले इस अमाउंट को यूटिलाइज करो, देन फिर अपना जो अमाउंट आरबीआई के पास मेंटेन कर रखा है उसको यूटिलाइज करिएगा। ये थोड़ी नॉर्मल कंडीशन होती, बहुत सिंपल शब्दों में यहां पर समझने की बात करें तो। अब यहां पर आते हैं, थोड़ी डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। तो सीआरआर वो अमाउंट होता है, सीआरआर वो अमाउंट होता है कि जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है। और एसएलआर की बात करते हैं, एसएलआर की बात करते हैं तो ये वो अमाउंट होता है जो बैंक्स को खुद के पास रखना पड़ता है। सिंपल शब्दों में एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट बैंक्स हैव टू कीप विद इटसेल्फ। एसएलआर, अब इसे डेफिनेशन में समझना, ये भी सेम है, एनडीटीएल पे ही कैलकुलेट होता है, ये भी एनडीटीएल पे कैलकुलेट होता है, सीआरआर भी आपका एनडीटीएल पे कैलकुलेट होता है। शेयर ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन विद इटसेल्फ इन कैश एंड लिक्विड एसेट। मतलब यहां पर कहने का यह है, एक एक करके ब्रेक कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। एसएलआर वो अमाउंट होता है जो बैंक को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है। केस स्टडी से भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद एसएलआर हमने देखा था कि एसएलआर भी जो बात करते हैं, अभी हमने ओके दोबारा सर एक एक करके अब सारे पॉइंट्स को जरा डिटेल में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं यहां पर कि सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। ये क्लियर था, भी डेफिनेशन समझी। और एसएलआर वो अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास इटसेल्फ, खुद के पास रिजर्व के तौर पर मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर भी आपका कैलकुलेट होता है एनडीटीएल पर ही, और एसएलआर भी आपका कैलकुलेट होता है एनडीटीएल पे, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर सीआरआर की सर कोई मिनिमम लिमिट होती है? मैंने कहा नो मिनिमम लिमिट। एसएलआर सीआरआर की कोई मैक्सिमम लिमिट होती है? सर नो। इसे 0% भी किया जा सकता है और इसे 100% भी किया जा सकता है। सर एसएलआर के बारे में बताइए। सर एसएलआर की मिनिमम लिमिट भी कुछ नहीं होती, जो एट प्रेजेंट चलती वर्तमान में होगी वही उसकी मिनिमम लिमिट होगी। एट प्रेजेंट में बात करता हूं तो 19.25% चल रही है, फरवरी 2019 में खड़े होकर मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इसकी मिनिमम लिमिट कोई नहीं, जो प्रेजेंट में होगी वही मिनिमम लिमिट है। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो 40% है मैक्सिमम। आरबीआई इसे 40% तक ही कर सकता है, कह सकता है बैंक से कि तुम मैक्सिमम 40% तक ही एसएलआर मेंटेन कर सकते हो। मतलब आरबीआई एसएलआर की दर को बढ़ाकर 40% से ज्यादा नहीं कर सकता। यहां पर अगर हम बात करें तो जो अपना सीआरआर है ये आपका मेंटेन होता है कैश फॉर्म में, और एसएलआर की बात करते हैं, एसएलआर आपका मेंटेन होता है कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, और ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी किया जा सकता है। मतलब सरकारी प्रतिभूतियों में भी इस पैसे को निवेश किया जा सकता है और माना जाएगा कि आपने एसएलआर मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जो मैंने डिस्कस किया था इससे पहले, कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई एक्ट 1934 है, उसकी धारा 42 सबसेक्शन 1 में सीआरआर को डिफाइन किया गया है। और एसएलआर की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो एसएलआर को आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बड़े गौर से सुनिएगा, ये छोटे छोटे सवाल एग्जाम का पार्ट बनते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में यहां पर डिफाइन किया गया, इसका वर्णन किया गया। उल्टा ही है बिल्कुल, 42 का जस्ट रिवर्स कर दीजिए। 24 में यहां पर एसएलआर डिफाइन है और 42 में आपका सीआरआर। बट सीआरआर आपकी आरबीआई एक्ट के सेक्शन में डिफाइन है और एसएलआर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन है। आई होप सो गाइस सारी चीजें यहां तक आपके सिंपल शब्दों में क्लियर होंगी, और मैंने आपको डिफरेंस भी समझा दिया सीआरआर का क्या है और एसएलआर का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। हिंदी में भी आप कंटेंट पूरा देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो सारी चीजें सिंपल शब्दों में आपके क्लियर होंगे। बट अब आते हैं एक एक करके केस स्टडी को देखते हैं। जैसे सीआरआर का मनी फ्लो से रिलेशन क्या रहा, वैसे ही एसएलआर का मनी फ्लो से रिलेशन क्या है, उसको भी वन बाय वन आते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, अभी केस स्टडी देखी थी हमने सीआरआर की, अब देखते हैं यहां पर एसएलआर की। बैंक की बात करते हैं, आरबीआई के पास, आरबीआई और बैंक दो किरदार यहां पर। एनडीटीएल आपको दिख रहा है 1000 करोड़ रुपए। इस 1000 करोड़ का सीआरआर 4% आरबीआई के पास रख दिया, किसने? बैंक ने। अब यहां पर 1000 करोड़ का एसएलआर कितना निकल कर आया? 19.25। समझने एक बात पर,
एनडीटीएल 1000 करोड़ पर ही 19.25% निकालना है। यहां पर यह मत करिएगा कि 1000 में से 40 करोड़ माइनस करें उसके बाद 960 करोड़ का आप 19.25% निकाल रहे हैं। मैंने दोनों केस में बताया था कि सीआरआर भी एनडीटीएल पे कैलकुलेट होती है और एसएलआर भी एनडीटीएल पर ही कैलकुलेट होती है। एनडीटीएल 1000 करोड़ रुपए, सीआरआर मेंटेन कर दिया 40 करोड़ रुपए, एसएलआर मेंटेन कर दिया 19.25%। कितना बना? 192.5 करोड़ रुपए बना। और बचता है इन दोनों को घटाने के बाद, जो अवेलेबल अमाउंट बचता है जो बैंक लोन के रूप में प्रोवाइड करेगा, उसका आंसर बनता है 767.5 करोड़, 767.5 करोड़ रुपए ये अवेलेबल अमाउंट बनता है। ये नॉर्मल केस जो चलता है हमेशा। अब देखते हैं अपना केस चेंज करते हुए कि एसएलआर का रेट बढ़ाकर आरबीआई ने कर दिया है यहां पर 20%। एसएलआर का रेट हो गया 20%। बड़े गौर से सुनिएगा, फिर दोबारा बैंक, आरबीआई और अपना भैया एनडीटीएल और 1000 करोड़ रुपए ये वहीं पर चल रहे हैं, वहीं पर स्टार्ट करेंगे जीरो से। सीआरआर कितना मेंटेन कर दिया सर? सीआरआर 4% मेंटेन कर दिया, 40 करोड़ रुपए। ठीक है, अब एसएलआर कितना मेंटेन करना सर? एसएलआर अपने पास रखना है यहां पर हमें 20%, मतलब कितना हो गया सर? 200 करोड़ रुपए। सर अब बताइए अवेलेबल अमाउंट कितना बचता है दोस्त? अवेलेबल अमाउंट देखिए, 1000 में से 200 गया 800, 800 में से 40 गया सर 760 करोड़ रुपए। मतलब क्या है सर? ये तो सीआरआर एसएलआर का रिलेशन बिल्कुल सेम ही चल रहा है। यहां पर देखना, जो सीआरआर की रेट, एसएलआर की रेट है, एसएलआर की रेट यहां पर क्या की गई है सर? इंक्रीज की गई। सर एसएलआर की रेट इंक्रीज करने पर बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो क्या हो गया सर? डिक्रीज हो गया। मतलब कि एसएलआर की रेट भी यदि बढ़ाई जाती है तो बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रिजर्व के तौर पर है ये दोनों, ये मत कहिए कि सर अल्टीमेट बैंक के पास पैसा रखना पड़ रहा है। अरे मेरे दोस्त, ये रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। इसका यूटिलाइजेशन लोन प्रोवाइड करने में नहीं कर सकते हैं, मार्केट में देने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका यूटिलाइजेशन आप बाद में करेंगे, जब कभी भी कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं बैंक्स में। अब समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर एसएलआर की रेट को रिड्यूस किया जाता है या इंक्रीज किया जाता है तो इंपैक्ट क्या होता है? एसएलआर की रेट को केस 1 में हमने इंक्रीज किया। एसएलआर की रेट इंक्रीज करने पर बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट था 767.5 करोड़ से देखिए कितना रह गया? वो 760 करोड़ रुपए हो गया। क्योंकि क्या हुआ? जब एसएलआर की रेट बढ़ेगी मेरे दोस्त, एसएलआर की रेट बढ़ेगी तो होगा क्या? जो बैंकों के पास पैसा होगा वो कम हो जाएगा। केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2 में क्या हुआ? हमने एसएलआर की रेट को यहां पर कर दिया 19%। 19% नहीं, आप 18% रख लीजिए। अभी एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा 18% से रिलेटेड भी है, ये करंट अफेयर का पार्ट है। यहां पर देखना, बैंक की बात करते हैं और आरबीआई की बात करते हैं और एनडीटीएल की ही बात करते हैं और मेरे दोस्त 1000 करोड़ रुपए की ही बात करते हैं। सेम एग्जांपल चलते हैं। सीआरआर कितना चला गया सर? 4% चला गया। कितना सर? 40 करोड़ रुपए। यहां तक सभी के क्लियर हो गया। सर एसएलआर कितना जाएगा सर? 18% जाएगा। 18% कितना होगा मेरे दोस्त? 180 करोड़ रुपए। दोनों ही कैलकुलेट किस पर होंगे? एनडीटीएल पे। सीआरआर 40 करोड़, एनडीटीएल पे एसएलआर 40 करोड़। भैया एसएलआर अपना 18% किस पे जाएगा? 180 करोड़ रुपए। ये भी कैलकुलेट हुआ अपना एनडीटीएल पे। फिर दोबारा सुनिए, सीआरआर 4% कैलकुलेट हुआ एनडीटीएल पे, एसएलआर अपना 18% कैलकुलेट हुआ एनडीटीएल पे। और बचता कितना है अमाउंट यहां पर? सर अमाउंट बचता है 180 माइनस करेंगे तो 180 और 40 जोड़ दिए 220। अपना अमाउंट बचता है यहां पर 780 करोड़ रुपए। अवेलेबल अमाउंट क्या हुआ मेरे दोस्त? ये देखिए अवेलेबल अमाउंट यहां पर क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज हो गया सर? तब इंक्रीज हो गया जब एसएलआर की रेट को रिड्यूस कर दिया गया। अब आते हैं यहां पर संबंध बनाने पे। संबंध बनाने से मतलब आपका और मेरा रिलेशन तो यहां पर तगड़ा चल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, शानदार तरीके से एक एक चीज समझ रहे हैं। ऐसे ही अब एसएलआर का और मार्केट में मनी फ्लो का रिलेशन क्या वो देखना। एसएलआर की बात करते हैं और यहां पर हम कहते हैं अवेलेबल अमाउंट की और मनी फ्लो की। एसएलआर की रेट को पहले केस में रिड्यूस किया गया, क्लियर है? फर्स्ट केस में रिड्यूस किया गया, 19.25 से बढ़ाकर मैंने 20% कर दिया। तो बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट था वो क्या हुआ सर? यहां पर देखिए कम हो गया। अवेलेबल अमाउंट कम हो गया तो बैंक मार्केट में पैसा ज्यादा देंगे कम देंगे? जब खुद के पास कम तो मार्केट में भी क्या होगा? कम जाएगा। तो मार्केट में जो मनी फ्लो होगा मेरे दोस्त वो रिड्यूस हो जाएगा। अब एसएलआर की रेट को बढ़ा दीजिए। एसएलआर की रेट को हमने यहां पर क्या किया है? ओके, एसएलआर की रेट को यहां पर कम कर देते हैं। पहले केस में बढ़ा दिया था, इस रेट में कम कर देते हैं। इस केस में 19.25 से कम कर दिया 18% पे 18% पे। 18% पे जैसे ही किया तो बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्त, मार्केट कंडीशन बोलती है, मैं अपने मन से थोड़ी लगा रहा हूं यार। मैं कौन होता हूं? मैं तुच्छ प्राणी, ऐसा
थोड़ी कर सकता हूं, मैं तो मार्केट की कंडीशन को यहां पर बोर्ड पर लेकर आ रहा हूं। कैसे? यही एग्जैक्टली कंडीशन चलती है कि एसएलआर की रेट को अगर आप रिड्यूस करेंगे 19.25 से घटाकर 18% पर लाएंगे तो बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट पहले 767.5 करोड़ था, वही बढ़कर हो गया 780 करोड़ रुपए। अब जितना बड़ा है उतने से मार्केट में क्या होगा सर, मनी फ्लो बढ़ जाएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा। तो एसएलआर का रिलेशन भी मनी फ्लो के साथ कैसा होता है, जस्ट अपोजिट। दोनों ही केस में याद रखना है। चाहे हम बात करें सीआरआर की, इसे एग्जांपल आप आराम से पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, मैं यहां पर इसे कट कर देता हूं, समझना। सीआरआर और एसएलआर दोनों का ही जो मनी फ्लो के साथ रिलेशन होता है, मनी फ्लो के साथ रिलेशन होता है, वो मेरे दोस्त बिल्कुल इनवर्स होता है, नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है। दोनों में से किसी को भी बढ़ाइए, दोनों में से किसी को भी बढ़ाइए, मार्केट में मनी फ्लो रिड्यूस ही होगा। दोनों में से किसी की भी रेट में कमी करिए, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा। यही एग्जाम का सवाल बनता है। अब आते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट पे। मैं फिर दोबारा बताऊंगा, करंट अफेयर हमारा सुबह 7 बजे चलता है, महेंद्र ग्रुप है, वहां पर मैं एक एक करंट अफेयर को बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं और स्टैटिक पोर्शन को वहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बट अभी वहां से ही एक मैं डिस्कस कर चुका हूं पॉइंट, उसको यहां पर लेकर आते हैं, वो समझते हैं। अभी यहां पर कैलिब्रेटेड रिडक्शन किया गया है। अभी कैलिब्रेटेड रिडक्शन का मतलब क्या है? कहा गया है कि जनवरी से, अभी हम फरवरी में खड़े हैं, जनवरी से ही कहा गया कि जनवरी से उस टाइम पर जो एसएलआर थी वो 19.50% थी। इसे रिड्यूस करके कैलिब्रेटेड रिडक्शन किया जाना है, इसे रिड्यूस करके 18% पर लाना है। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं खड़ा हूं, थोड़ी देर के लिए समझिए कि हम लोग जनवरी से पहले खड़े हुए हैं और जनवरी से पहले जो एसएलआर की रेट थी वो 19.50 थी और इसे रिड्यूस करके 18% तक लाना है, कैलिब्रेटेड रिडक्शन करना है, मतलब धीरे धीरे यहां पर रिडक्शन करना है। धीरे धीरे कैसे? कहा गया है कि हर क्वार्टर में, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, हर क्वार्टर में 0.25 रिड्यूस किया जाएगा। तो जनवरी के बाद से अगर आप देखेंगे तो अब आपको एसएलआर लिखा हुआ मिलेगा 19.25%। जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे ये ओवर होगा, अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जैसे अप्रैल आएगा, अप्रैल में और 0.25 जाएगा, 19% पर ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में फिर 0.25 जाएगा, ऐसे करके इसे 18% पर लाने की बात की गई है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये रहा सीआरआर का रिलेशन, ये रहा अपना एसएलआर का रिलेशन। रीफाइनेंस फैसिलिटी कहिए या पुनर्वित्त सुविधा, दोनों का मतलब एक ही है। इसे जरा डेफिनेशन को समझते हो और डेफिनेशन में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई, एक एक करके जरा समझिएगा बड़े ध्यान से। Refinancing may refers to a replacement of existing debt, यही कीवर्ड है। सिंपल शब्दों में यहां तक अपना पार्ट खत्म। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट। मिस्टर ए की बात करते हैं यहां पर। मिस्टर ए ने एक लोन लिया था बैंक से, लोन लिया था बैंक से, ये बैंक है अपना एसबीआई। रजनीश कुमार साहब के पास गए, कहते भैया मेरे कुछ पैसा दे दो। रजनीश साहब ने कहा ये लो भैया, ले लो। तो ये पैसा ले गए लोन के रूप में। अब ये जो लोन है ये इनकी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, इनकी ये लायबिलिटी है, इनको ये चुकाना है। अब क्या हुआ कि इस ऑब्लिगेशन को रिप्लेस करके एक नई ऑब्लिगेशन तैयार की गई, मतलब कि इस लोन को खत्म किया। इस लोन के बदले में यहां पर दूसरा लोन दिया गया और उसके जो कह सकते हैं कंडीशंस थी उनको चेंज कर दिया गया। अब कंडीशन किस तरीके की हो सकती है, ये लाजमी है दिमाग में आना सवाल मेरे दोस्त। तो कंडीशन हो सकती है टेनर से रिलेटेड। क्या पता टेनर 3 साल का था, ये टेनर बढ़ाकर 5 साल का कर दिया और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। किसी केस में नहीं पे कर पा रहे होंगे, उस केस की यहां पर बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि मेरे भाई तुम्हारा जो लोन है उसको यहां पर कैंसिल करते हैं, इसके अगेंस्ट में दूसरा लोन देते हैं और उस लोन का जो अमाउंट होगा या मतलब यहां पर जो कंडीशंस होंगी उनको बदलाव यहां पर कर देते हैं। यही कहलाता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी, मतलब एग्जिस्टिंग डेट को रिप्लेस करके नया डेट देना। Refinancing may refers to replacement of existing debt obligation with another debt obligation at different terms, under different terms, अलग दूसरे टर्म्स के अंतर्गत जो existing debt है उसे कैंसिल करके नया डेट देना कहलाता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। जितनी भी डेफिनेशन पढ़िए काट कर फाड़ कर फेंक दीजिएगा, यही अपनी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है रीफाइनेंसिंग की। ये कब होता है? अक्सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये अक्सर तब होता है जब कोई बिजनेस या कोई पर्सन रिवाइज करता है पेमेंट शेड्यूल को फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। मतलब पेमेंट शेड्यूल का मतलब कि 5 साल का है, 10 साल का है, तो उसका जब पेमेंट होता है, जो शेड्यूल होता है, उसको जब चेंज किया जाता है, तो बेसिकली ये फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी।